हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात अब प्रेस की आजादी की। मजबूत लोकतंत्र की निशानी है फ्री प्रेस। जब पत्रकार को लिखने, बोलने और सवाल पूछने का अधिकार रहता है, तब तक देश सुरक्षित रहता है। शासन में बैठे लोग अलर्ट होते हैं, लेकिन आज हालात ऐसे बन रहे हैं कि पत्रकार ही घिर रहे हैं। जिसे सच और सवाल से परहेज है, वो पत्रकारों को कानूनी दांवपेच में उलझाकर बचने और मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है। कलम जब काम करती है तो सवाल करती है, किसी के हित की बात करती है। जिनके पास सवालों के जवाब नहीं, उनको परेशान करती है। समय बदला, तकनीक आई, कलम के साथ कंप्यूटर कीबोर्ड और टीवी चैनलों के माइक भी कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, लेकिन तेवर और ताकत में कोई बदलाव नहीं आया। इसी ताकत ने सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस मीडिया को चौथा स्तंभ बनाया। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बराबर वाली जिम्मेदारी दी। देश के लिए सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आज मीडिया के लिए वही जिम्मेदारी भारी पड़ रही है। न्यूज बनाने वालों पर भी देश का संविधान, हर नियम कानून उतना ही लागू होता है जितना किसी भी नागरिक पर, लेकिन सवाल पूछना, जानकारी देना, सच बताना अपराध मान लिया गया है। जिसके हाथ में सत्ता है, वही मुकदमे थोपकर मीडिया की जड़ें काटने में जुटा है। परिस्थितियां कैसे दुर्भाग्यपूर्ण बन रही हैं, इसे हाल की कुछ घटनाओं से समझना पड़ेगा। एबीपी माझा के रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी ने रिपोर्टिंग की थी कि रेलवे के अंदरूनी पत्राचार से पता चला है कि रेलवे फंसे हुए मजदूरों के लिए ट्रेन शुरू करने जा रही है। इस पत्राचार को किसने झुटलाया नहीं, लेकिन राहुल कुलकर्णी को अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये बताना जरूरी है कि सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही राहुल कुलकर्णी की ये खबर सही साबित हुई। मुझे अरेस्ट की गई, जबकि मेरे पास लेटर था। रेल विभाग ने ये कभी नहीं बोला कि ये लेटर गलत था या फर्जी था। और बिल्कुल जब श्रमिक ट्रेन चली तो जो हमने खबर बताई थी कि इस स्टेशन से पहले गाड़ी निकलने वाली है, इस तरीके से मजदूरों को रेल स्टेशन पे लाया जाएगा, बिल्कुल वही हुआ। हमारी खबर सही साबित हुई, लेकिन इस राज्य सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमारे ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड किया और अरेस्ट भी किया गया। मैं मानता हूं कि ये जर्नलिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात करने की कोशिश की गई है। हमसे सवाल मत पूछो, ये राज्य सरकार बताना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिस्टों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, लेकिन कई बार या हमने बार बार ये देखा है कि जो भी सरकारें आती है उनको जर्नलिस्टों का सवाल करना अच्छा नहीं लगता। कई बार उनकी खबरें अगर उससे उनको नुकसान होने वाला है या हो सकता है, ऐसा जब लगता है तो वो खबरें उनको अच्छी नहीं लगती। और पिछले कुछ सालों में, मैं कहूँगा पिछले 10-15 साल में खबरों को लेके जो सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो अपने राज्यकर्ता हो गए हैं, उससे हमने देखा है कि प्रेस की आज़ादी जो है उस पर एक बड़ी आंच आई है। कोरोना के भयंकर संकट काल में गुजरात में सीएम बदलने की चर्चा पर फेस ऑफ नेशन वेबसाइट ने रिपोर्ट लिखी तो संपादक धवल पटेल पर रातद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में पत्रकार एंड्रयू सैम राजा पांडियन ने कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों को उचित खाना और पर्याप्त पीपीई किट न मिलने की खबर को अपने वेबसाइट पर रिपोर्ट किया, जिसके बाद तमिलनाडु की AIADMK सरकार इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि पत्रकार पर केस कर उन्हें अरेस्ट कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस ने तबलीगी जमात के मोहम्मद साद के एक ऑडियो क्लिप पर दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए तो दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर सिटी एडिटर और सिटी रिपोर्टर को तलब कर लिया। नोटिस में ये चेतावनी भी थी कि अगर जांच में शामिल नहीं हुए तो जेल और जुर्माना हो सकता है।
सारे मामलों में एक बात कॉमन है कि पत्रकार जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे जो सत्ता को रास नहीं आए। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के शासन में यही हुआ। गुजरात में बीजेपी की सरकार ने भी यही किया। तमिलनाडु में AIADMK के शासन में भी यही हुआ। बाईस मार्च शाम 5 बजे की ये तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है। ताली और थाली का ये नाद कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए था। पीएम मोदी ने डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मियों के साथ मीडिया कर्मियों को भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। कोरोना काल के सन्नाटे के बीच पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर न्यूज रूम एक्शन में है। लेकिन ऐसे वक्त में भी पत्रकारों को मुकदमों में फंसाया जा रहा है। मीडिया पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी बेहद ही गौर करने वाली है। पत्रकार संध्या रविशंकर के खिलाफ चल रहे 5 साल से मानहानि के मुकदमे को रद्द करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हम प्रेस की मदद नहीं कर सकते तो देश में प्रेस की स्वतंत्रता के दावे करना व्यर्थ है। मानहानि का मुकदमा पत्रकारों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक मानहानि के मामले उन कारोबारी संस्थाओं और ताकतवर राजनेताओं के लिए धमकाने का एक साधन बन गए हैं जिनके हाथ काफी लंबे हैं। तमिलनाडु की पत्रकार संध्या रविशंकर पिछले 6 सालों से इस अवमानना केस के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रही थी। अवैध खनन के खिलाफ संध्या रविशंकर की रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स में 2015 में छपी थी। रिपोर्ट खनन कंपनी वीवी मिनरल्स के खिलाफ जाती थी। संध्या रविशंकर की रिपोर्ट के बाद अवमानना का केस दर्ज हुआ, फिर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। संध्या ने ईमानदारी से सिर्फ पत्रकार का काम किया था, लेकिन बदले में 6 साल तक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। केस पति प्रेम पर भी किया गया। रेप की धमकियां मिलती रहीं। अपने हक में हाईकोर्ट के फैसले को संध्या रविशंकर ने मीडिया के हक में दिया गया लैंडमार्क जजमेंट कहा। जजमेंट आया है मद्रास हाईकोर्ट में। ये एक जजमेंट है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी से जो भी क्रिमिनल डेफेमेशन केसेस लगाते हैं वो 2 बार सोचेंगे लगाने के पहले। सवाल ये है कि क्या सिर्फ जनहित के चुभने वाले मुकदमों के चलते पत्रकार मुकदमों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं? नहीं, कुछ चक्रव्यूह तो राजनीति के चश्मे ने रच दिए हैं। रिपब्लिक चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी ने पालघर में साधुओं की हत्या पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये इतना चुभा कि उन्होंने देश भर में अर्नब के खिलाफ मुकदमे करा दिए। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी भी मुकदमे में फंसे। सुधीर के शो में की गई टिप्पणियों को लेकर केरल पुलिस ने सुधीर चौधरी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया। मैंने एक स्टोरी जम्मू से की, FIR होती है केरल में और मुझे धमकियां आती हैं पाकिस्तान से। अब यह है कि अगर आप जो कह रहे हैं वो अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, और यही किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है। मणिपुर में बीजेपी सरकार ने सीएम की कड़ी निंदा करने पर पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम को मानहानि और राजद्रोह के मुकदमों से बांध दिया। गिरफ्तारी तक हो गई। जमानत मिली तो रासुका लगाकर फिर जेल में डाल दिया। 6 महीने बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रिहाई हो पाई। अच्छी बात है कि प्रेस की आजादी होनी चाहिए, लेकिन क्या मीडिया, पत्रकार कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कोई उन पर सवाल नहीं उठा सकता? ऐसा नहीं है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निरंकुश न हो, इसके लिए भी मैकेनिज्म है। अखबार में छपी खबर से शिकायत है तो कोई भी संसद से पारित कानून के मुताबिक बने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटा सकता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का बयान: लिखने पर पत्रकारों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई प्रेस काउंसिल को मंजूर नहीं है। प्रिंट मीडिया में किसी को किसी रिपोर्ट, समाचार से आपत्ति है तो वो प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रेस काउंसिल से शिकायत कर सकता है। प्रेस काउंसिल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं।
न्यूज चैनलों से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस A.K. सीकरी हैं। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि पत्रकारों के खिलाफ, खासकर जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या इस तरह के मुकदमे होने चाहिए। दायित्व बनता है कि वो गलत रिपोर्टिंग ना करे, और इसका कोई भी उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति, जनता का, वो हमारे पास आ सकता है NBSA के पास और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। संपादकों की भी संस्था है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो सावधान कर रही है कि पत्रकारों को डराने के लिए आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का बयान, गुजरात और दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई कानून के दुरुपयोग के उदाहरण है। सरकार और पुलिस को समझना चाहिए कि मीडिया किसी भी लोकतंत्र में शासन संरचना का एक अभिन्न अंग है। एडिटर्स गिल्ड इन कार्रवाइयों की निंदा करता है। राज्य और केंद्र सरकारें स्वतंत्र प्रेस को धमकी देने के लिए कानून के दुरुपयोग करने से बचे। लेकिन हो ये रहा है कि राजनीतिक दल और सरकारें इस मैकेनिज्म को नजरअंदाज कर अपनी मर्जी के कानून से मीडिया को मुजरिम साबित करने पर आमादा हैं, जो कि लोकतंत्र में मीडिया की आजादी पर सबसे बड़ा खतरा है।